इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा। आज हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे और दोनों बड़ी खबरें बंगाल से रिलेटेड हैं और सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी हुई हैं। नरेंद्र मोदी का पूरे मार्च और अप्रैल का कैलेंडर आ चुका है। मार्च में मोदी मंदिर भी जाएंगे और अप्रैल में बंगाल में राफेल फाइटर जेट भी आएगा। मतलब इस बार बंगाल की सियासत में खेला होकर रहेगा। अब यह खेल कैसा होगा, कैसे होगा, मोदी ने कौन सा नया प्लान बनाया है, इसी की एक्सक्लूसिव डिटेल है इस रिपोर्ट में। ये खबर बांग्लादेशी अखबार में छपी है, मगर क्या इस खबर का असर बंगाल चुनाव में दिखाई देगा? 15 महीनों में पहली बार मोदी विदेश यात्रा पर होंगे, मगर क्या मोदी के इस फॉरेन टूर का मैसेज बंगाल के वोटर्स के लिए होगा? 27 मार्च को बंगाल चुनाव में पहले फेज के लिए वोट डाले जाएंगे और उस वक्त मोदी बंगाल में नहीं, बांग्लादेश में होंगे। मोदी 26 और 27 मार्च को बांग्लादेश की यात्रा पर रहेंगे। अब आप सोचेंगे कि 26 और 27 मार्च को मोदी के बांग्लादेश दौरे का बंगाल चुनाव से क्या कनेक्शन है? इसका जवाब छिपा है इन हेडलाइंस में। बंगाल चुनाव के वक्त मोदी बांग्लादेश के ओरंकाड़ी के मथुआ मंदिर में होंगे। गौर से पढ़िए इस बांग्लादेशी अखबार ढाका ट्रिब्यून की हेडलाइन को। खबर कंफर्म हो चुकी है। एक तरफ दीदी की सियासी पूजा अर्चना है तो दूसरी तरफ मोदी की भक्ति वाली शक्ति है। बीजेपी संसदीय समिति की बैठक में मोदी का यह कहना कि बंगाल में जीत पक्की है, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? क्या मोदी की बांग्लादेश यात्रा के तार पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं? आज हम यह समझने की कोशिश करेंगे। सत्ताईस मार्च को मोदी बांग्लादेश के मथुआ समुदाय से जुड़े स्थलों की यात्रा करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस दिन बंगाल चुनाव की शुरुआत होगी उस दिन मोदी बांग्लादेश के मथुआ समुदाय के धर्मगुरु हरिचंद्र ठाकुर की जन्मस्थली और इस समुदाय के तीर्थ स्थल पर जाएंगे। और ऐसा करने वाले मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। बांग्लादेश के बीडी न्यूज 24 के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी बांग्लादेश दौरे पर 2 मंदिरों के दर्शन करने जाएंगे। पहला है बांग्लादेश के सतखीरा में मौजूद हिंदुओं का प्रख्यात जेसोरेश्वरी काली मंदिर और दूसरा है बांग्लादेश के गोपालगंज में स्थित मथुआ समुदाय का तीर्थस्थल मथुआ मंदिर। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट यह भी कहती है कि मोदी उसी दिन यानी 27 मार्च को ही बांग्लादेश के शिकारपुर में स्थित सुगंधा शक्तिपीठ भी जा सकते हैं। यह शक्तिपीठ सुनंदा देवी को समर्पित है, जिन्हें हिंदू सभ्यता में देवी दुर्गा का एक अवतार माना गया है। यह शक्तिपीठ सनातन धर्म के 51 पवित्र शक्तिपीठों में से एक है। पश्चिम बंगाल की धरती शक्ति की पूजा की धरती कही जाती है और इस बार चुनाव वाले दिन मोदी का कोलकाता से 325 किलोमीटर दूर बांग्लादेश में रहना एक पॉलिटिकल मैसेज दे सकता है। मोदी को प्रभु श्री राम के साथ साथ मां दुर्गा का आशीर्वाद भी मिल सकता है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह है मथुआ समुदाय। आपको बता दें कि बांग्लादेश बनने से पहले पाकिस्तानी फौज के मुसलमान जनरलों के अत्याचार से परेशान होकर एक बड़ी आबादी ने पश्चिम बंगाल का रुख किया था, जिसमें सबसे बड़ा मथुआ समुदाय था। सवाल यह है कि 27 मार्च को बांग्लादेश में मोदी की मौजूदगी से बंगाल के वोटर्स को क्या मैसेज मिलेगा? अब इसका जवाब सुनिए। यहां जिस मथुआ समुदाय की बात हो रही है वो पश्चिम बंगाल में 70 से ज्यादा सीटों में अहम भूमिका निभाता है। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल की धरती से पीएम मोदी का संदेश सीधे पश्चिम बंगाल के वोटर्स तक पहुंचेगा। इसलिए पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे को बंगाल चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि पीएम के दौरे से अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल में सत्ता की कुंजी कहे जाने वाले मथुआ समाज को साधने की कोशिश होगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मथुआ समाज की अच्छी ताकत है।
पश्चिम बंगाल के बनगांव एरिया में इस संप्रदाय के लोगों की आबादी करीब 65% है। इसके अलावा 10 सीटें ऐसी हैं जिनमें इनकी आबादी करीब 38 से 40% है। मतुआ समुदाय का बंगाल की 70 विधानसभा सीटों पर असर है, जिनमें नदिया इलाके की 17 विधानसभा सीटें, जबकि उत्तर और दक्षिण 24 परगना में 64 सीटें हैं। इसके अलावा 20 ऐसी सीट है जहां मतुआ समुदाय का अप्रत्यक्ष प्रभाव है। ये सीट हुगली जिले के अलावा उत्तर बंगाल के कूच बिहार और आसपास के इलाकों में है। उत्तर 24 परगना इलाके में बीजेपी का चेहरा टीएमसी से आए दिग्गज नेता मुकुल रॉय है, तो दक्षिण 24 परगना में शांतनु ठाकुर और टीएमसी से आए शुभेंदु अधिकारी कमान संभाले हुए हैं। नदिया और उत्तर 24 परगना में 5वें और 6ठे चरण में चुनाव होना है। यही दोनों जिले मतुआ समुदाय के गढ़ के रूप में जाने जाते हैं। इस तरह से अगर हम देखें तो पश्चिम बंगाल चुनाव के 5वें और 6ठे चरण में मतुआ समुदाय का वोट बंगाल की सत्ता में अहम भूमिका निभाएगा। मतुआ समाज हमेशा से किंग मेकर की भूमिका में रहा है। साल 2016 विधानसभा चुनाव में मतुआ बहुल 21 सीटों में से 18 पर टीएमसी को जीत मिली थी, लेकिन 2019 में सीएए एनआरसी लागू होने के ऐलान के बाद ही गेम बदल गया और बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 21 में से 9 सीटों पर बढ़त हासिल हो गई। मतुआ समाज खुलकर सीएए एनआरसी लागू करने की वकालत कर चुका है। यानी लोकसभा के चुनाव के दौरान जिन सीटों पर बीजेपी को बढ़त मिली थी, अब उसे और आगे बढ़ाने की कोशिश है। दूसरी भाषा में कहें तो मतुआ, हिंदू और बंगाली संस्कृति के जरिए बीजेपी को यकीन है कि पश्चिम बंगाल में पहली बार कमल का कमाल हो सकता है। और बांग्लादेश से पीएम मोदी का विजुअल मैसेज असर कर गया तो वोटर्स पर यह फॉर्मूला काम कर सकता है। वैसे बंगाल चुनाव से ठीक पहले एक दूसरा खेला कल से शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी और मोदी विरोधी पिछले कई दिनों से ये बात घुमा रहे हैं कि अमेरिका भारत से नाराज है। चीन के बहाने राहुल बार बार मोदी पर हमला बोलते हैं, भारत के लोकतंत्र पर खतरे वाले ट्वीट कर रहे हैं। मगर कल इन सारे सवालों का भी जवाब मिल जाएगा जब एक ही फ्रेम में मोदी और जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति दिखाई देंगे और दुनिया भारत की ताकत देखेगी। तस्वीरें छप चुकी हैं, हेडलाइन बन चुकी है, खबर आ गई है। दुनिया के 4 महारथी एक मंच पर आने वाले हैं। तारीख नोट कर लीजिए, 12 मार्च शुक्रवार का दिन होगा और इस बार कुछ बड़ा होगा। अब से कुछ घंटों के बाद मोदी अपने 3 दोस्तों का वेलकम करने वाले हैं। मोदी अपने कमरे में होंगे और सामने स्क्रीन पर दिखाई देंगे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। यह पहली बार होगा जब क्वाड्रिलैटरल अलायंस यानी क्वाड देशों के चारों राष्ट्राध्यक्ष क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेंगे। चारों एक साथ दिखाई देंगे। अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी आमने सामने होंगे। हाल फिलहाल में आपने अमेरिका और भारत को लेकर बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, मगर ये हेडलाइंस पढ़ लीजिए। मैसेज लाउड एंड क्लियर है। अमेरिका की नई सरकार का सबसे मजबूत पार्टनर इंडिया ही है और आगे भी इंडिया ही रहेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको जापान के विदेश मंत्रालय के बयान का एक अहम हिस्सा पढ़ना होगा। अब से कुछ घंटों पहले मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री से करीब 40 मिनट लंबी बात की है। बातचीत में फैसला हो चुका है। चीन ने एलएसी पर गुस्ताखी दिखाई, भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, मगर अब चीन को समंदर में सबक सिखाया जाएगा। चीन ईस्ट और साउथ चाइना सी में स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहा है, इसलिए अब समंदर में उसकी विस्तारवादी नीति को चुनौती देने का वक्त आ गया है। मोदी, बाइडेन, मॉरिसन और योशिहिदे सुगा अब एक साथ मिलकर चीन के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ एक अचूक प्लान तैयार करेंगे। ऐलान हो चुका है। Friday morning, President Biden will meet virtually with his counterparts in the Quad, Prime Minister Suga of Japan, Prime Minister Modi of India, and Prime Minister Morrison of Australia. The Quad has met regularly at the working and foreign minister level. However, Friday will be the first time that the Quad is meeting at the leader level.
क्रोनोलॉजी समझिए। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जापानी काउंटरपार्ट से फोन पर बात करते हैं, उसके बाद जापान का विदेश मंत्रालय कड़े शब्दों में चीन को संभल जाने की चेतावनी देते हुए बयान जारी करता है और इसी दौरान सीधे व्हाइट हाउस से बाइडेन और मोदी की मुलाकात का मैसेज आता है। इस समय चीन के कुचक्र को तोड़ने के लिए बन रहे चतुर्युग का असर बीजिंग से लेकर पाकिस्तान तक देखा जा सकता है। ग्लोबल टाइम्स के हेडलाइन से साफ है, 12 मार्च से पहले ही चीन को एक बार फिर मोदी का डर सताने लगा है। रही बात पाकिस्तान की, तो वहां कैसी हलचल है ये भी देख लीजिए। इसी हफ्ते आप ये देखें कि 12 तारीख की इतला आ रही है हमारे पास कि 12 तारीख को क्वाड का पहला इजलास होने जा रहा है। अच्छा, ये क्वाड क्या है? ये वही है, ठीक है ना। अच्छा, इसका इजलास हो रहा है वर्चुअल, यानी बाइडेन, मोदी और जापानीज प्रीमियर और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रीमियर सुगा हैं जापान के और स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, उनके दरमियान वर्चुअल बात होगी। उसके बाद जनरल लॉयड आएंगे, इंडिया का विजिट करेंगे और उसके बाद जो है वो उसमें इंडिया खुश नहीं है अफगानिस्तान पे। यहां पर ये क्वाड जो है इसको चाइना देखता है एक एशियन नेटो के तौर पे। अच्छा, अब जब बात होगी पहले बात होगी जनाब मोदी की और जनाब बाइडेन की और जनाब स्कॉट मॉरिसन की, जनाब सुगा की। अब चीन और पाकिस्तान की तिलमिलाहट यानी क्वाड को समझिए। क्वाड का मतलब क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग है। इसके तहत 4 देश यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। क्वाड का मकसद एशिया प्रशांत क्षेत्र में शक्ति और शक्ति की बहाली करना और संतुलन बनाए रखना है। क्वाड की वजह से चीन के माथे पर सिलवटें रहती हैं। चीन को लगता है कि क्वाड में शामिल भारत, अमेरिका और जापान जैसे शक्तिशाली देश उसके खिलाफ मिलकर किसी रणनीतिक साजिश को रच रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि चीन समुद्र में अपने वर्चस्व को बढ़ाना चाहता है। इसके लिए लगातार कोशिशें भी कर रहा है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए ही पहली बार क्वाड के चारों देशों के लीडर्स मीटिंग करने वाले हैं। चारों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत के पहले भारत के लिए 4 बड़े मैसेज क्लियर हैं। नंबर 1, दुनिया का कोई भी लोकतांत्रिक देश अब ग्लोबल स्टेज पर भारत को एक अहम खिलाड़ी के तौर पर इग्नोर नहीं कर सकता। नंबर 2, दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को समझ में आ गया है कि वो भारत के बगैर चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। और नंबर 3, भारत के साथ मिलकर क्वाड के तीनों देश बीजिंग को डायरेक्ट मैसेज देंगे कि अब विस्तारवादी चीन भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की विदेश नीति पर वीटो नहीं लगा सकता। और नंबर 4, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान भारत में बनने वाली वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए कुछ बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्वाड की मदद से भारत को वैक्सीन सप्लाई का हब बनाने की तैयारी है। इसका मकसद है वैक्सीन के मोर्चे पर चीन को घेरना। चीन अपनी वैक्सीन का इस्तेमाल दुनिया के कई देशों में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो 45 देशों को अपनी वैक्सीन दे चुका है, मगर चीन जिन देशों को वैक्सीन दे रहा है उनसे या तो पैसे ले रहा है या दूसरे किस्म के सौदे कर रहा है, जबकि भारत अपने मित्र देशों और संयुक्त राष्ट्र का सहयोग कर रहा है। कनाडा की सड़कों पर मोदी के पोस्टर लग चुके हैं, थैंक यू इंडिया और थैंक यू प्राइम मिनिस्टर मोदी का मैसेज दुनिया के कोने कोने में जा रहा है और उन्हीं में से एक कोना पाकिस्तान का भी है। मोदी के साथ क्वाड के तीनों लीडर्स के महामिलन से पहले चीन और पाकिस्तान में कैसी हलचल है, इसकी हेडलाइन तो आपने देख ली। पाकिस्तान के भीतर कैसे 12 मार्च वाले खौफ का प्रसारण हो रहा है, आपने ये भी सुन लिया। अब आपको क्वाड के बाद पाकिस्तान की कोरोना वैक्सीन वाली मजबूरी पर छपी सुर्खियां पढ़नी चाहिए। यह पाकिस्तान के अखबार द नेशन की हेडलाइन है। साफ साफ लिखा है कि मार्च महीने में पाकिस्तान को भारत में बनी वैक्सीन की 45 मिलियन डोज मिलने वाली हैं। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने भी छापा है कि पाकिस्तान की वैक्सीन वाली मुराद पूरी होने वाली है। पाकिस्तान सार्क का इकलौता ऐसा देश था जिसने अब तक भारत से वैक्सीन की डिमांड नहीं की थी। वो चीनी टीकों के भरोसे कोविड से अपनी लड़ाई लड़ना चाहता था, मगर अब सीधे नहीं तो बैकडोर से ही सही पाकिस्तान ने भी मान लिया है कि इमरान नहीं, मोदी ही बचाएंगे। इंडिया की गवर्नमेंट और मोदी सरकार ने अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मोदी सरकार ने पाकिस्तान में भारत सरकार और मोदी का जिक्र होने वाला है। किस सवाल के जवाब में कौन क्या कह रहा है, यह सुनने से पहले समझना जरूरी है कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी कैसे।
पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन अलायंस गावी का सदस्य है, इसलिए उसे भारत में बने टीके सप्लाई होंगे। गावी का मकसद गरीब देशों में कोविड टीकाकरण उपलब्ध कराना है, जिसके जरिए टीके भारत से जाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के सचिव आमिर अशरफ ख्वाजा ने भी बता दिया है कि पाकिस्तान को भारत में बनी हुई कोरोना वैक्सीन की खुराक इस महीने से मिलने लगेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान को इस महीने करीब 16 मिलियन कोविड वैक्सीन और जून तक 45 मिलियन डोज मिल जाएंगे। यानी दुनिया के हर मंच पर भारत का विरोध करने वाले पाकिस्तान को आखिरकार दिल्ली से ही मदद मिलने जा रही है। और अब तो पाकिस्तानी आवाम भी कह रही है कि उन्हें मेड इन इंडिया वैक्सीन पर ही भरोसा है, चीन पर नहीं। पाकिस्तान 1,70,00,000 इंडियन वैक्सीन कोवैक्स के थ्रू पाकिस्तान मंगवा रहा है। इंडियन वैक्सीन पाकिस्तान में आ रही है WHO के थ्रू, इस हवाले से आपकी क्या राय? नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल आनी चाहिए। अगर किसी की जान बच सकती है तो अच्छी बात है, आनी चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है, आनी चाहिए पाकिस्तान में। अच्छा, अगर आपको ऑप्शन दी जाए इंडिया और चाइना, इन दोनों की वैक्सीन में से एक की चूज़ करने की, तो कौन सी चूज़ करेंगे? इंडिया की करेंगे, बिल्कुल। अच्छी बात है, आनी चाहिए और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। हाँ, तो अच्छी है ना, ठीक है ना। अमेरिका के बजाय इंडिया की यूज़ करें, हम साया मुल्क हमारा, वो लाजमी तो नहीं है कि वो दुश्मनी है, एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो अच्छी चीज़ है तो हमें यूज़ करनी चाहिए। यहाँ से अच्छी बात है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन करवाएं तो कोरोना से बचाव के लिए अच्छी बात है। जहाँ से भी मिल रही है करवा लेनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, आ रही है तो शुक्र है, आ रही है। इस मुश्किल घड़ी में जहाँ से भी हमें वैक्सीन मिल रही है हमें लेनी चाहिए। ये तो इलाज है, इलाज के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है। वैसे भी यहाँ से लोग इंडिया इलाज करवाने भी जाते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट के लिए मोस्टली लोग पाकिस्तान से इंडिया जाते हैं। अगर चाइना और इंडिया की बात की जाए तो फिर आई विल डेफिनेटली गो फॉर इंडिया। इंडिया की वैक्सीन अच्छी है एंड आई हैव मैंने लोगों से पूछा है, मेरे फैमिली फ्रेंड्स वगैरह से, एंड दे हैव किसी एक ने यूज़ की है एंड दे से दैट्स गुड, वैक्सीन अच्छी है। चाइना से तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छी है इंडिया की जो। आप वो यूज़ करें? डेफिनेटली अगर मुझे चांस मिलता है तो मैं आई विल गो फॉर इंडिया। बात सिर्फ पाकिस्तान को मिलने वाली मेड इन इंडिया वैक्सीन की नहीं है। अब तो पाकिस्तानी इस बात पर मोदी की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने खुद वैक्सीन लेकर भारत के लोगों को मैसेज दिया, वैक्सीन पर चल रही सारी अफवाहों पर विराम लगाया और इमरान को भी ऐसा ही करना चाहिए। डाउट लोगों के दिल में ये था, स्पेशली डिफरेंट कंट्रीज़ के और कुछ भारतीयों के भी, कि जो उन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार की है, अगर वो वैक्सीन इतनी ही अच्छी है तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं लगवाते। तो कल गुज़िश्ता रोज़ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी वो वैक्सीन लगवा ली है। तो आपको लगता है कि ये बड़ा अच्छा मददगार साबित होगा लोगों के लिए कि एक प्राइम मिनिस्टर ने जब लगवा लिया, अब लोग सेफ फील करेंगे? बिल्कुल, उन्होंने मतलब खुद लगवाई है तो लोगों को चाहिए कि वो यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्होंने लगवा लिया है तो उन्होंने ये जाहिर कर दिया कि मतलब मैं लगवा सकता हूँ तो कोई भी लगवा सकता है। तो मेरे ख्याल से किसी को भी अब ये नहीं करना चाहिए कि वो हमारे लिए कोई गलत कर है। मेरे ख्याल से जो भी अगर वो हमारी हेल्प करते हैं तो आपको चाहिए कि आप वो चीज़ यूज़ करें और वैक्सीन लगवाएं। और जी, ज़बरदस्त चीज़ है, अगर इंडिया हमें दे दे तो हमें तो बहुत सस्ती पड़ेगी। हो सकता है कि इंडिया हमें फ्री दे, हमारा दोस्त है, भारत है हमारा मुल्क, भारत और पाकिस्तान एक है, तो इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ फेवर करेंगे। दुनिया में इंडिया और मोदी का डंका क्यों बज रहा है, ये समझने के लिए कंबोडिया के प्रधानमंत्री की ये तस्वीर देख लीजिए। इन्होंने मेड इन इंडिया वैक्सीन की डोज ली है। जमैका के प्राइम मिनिस्टर टीवी पर आकर भारत और मोदी को थैंक यू कह रहे हैं। अब तक भारत दुनिया के 65 देशों को संजीवनी बूटी भेज चुका है। इनमें से कुछ को वैक्सीन बेची गई है, जबकि अधिकतर को टीका मानवता के आधार पर भेजा गया है। अभी तक भारत के सारे पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई हो चुकी है और अब पीछे के दरवाजे से ही सही, इसमें पाकिस्तान का नाम भी शामिल हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई, ममता बनर्जी की एक्सरे रिपोर्ट सामने आ गई है और इस एक्सरे रिपोर्ट में ममता बनर्जी के बाएं पैर में फ्रैक्चर साफ साफ दिखाई दे रहा है। इमेज आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। और ये जो गोल हमने घेरा बनाया है, इसके अंदर आपको दिखाई देगा वो बोन फ्रैक्चर, हड्डी का वो टुकड़ा, वो उसमें वो क्रैक फ्रैक्चर आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी देर में एक डिटेल्ड मेडिकल बुलेटिन भी कोलकाता का अस्पताल जारी करने वाला है। उस मेडिकल बुलेटिन से पता चलेगा कि और क्या क्या कुछ पाया गया है तफ्तीश में। हमें पता चला है कि ममता दीदी की तबीयत हालांकि ठीक है और वो आराम कर रही हैं। 13 तारीख से व्हील चेयर पर बैठकर वो प्रचार करने के लिए निकल सकती हैं, ऐसा उन्होंने खुद कहा है। लेकिन ये सब कुछ हुआ कैसे, उन्हें चोट कैसे लगी, अगर मुख्यमंत्री पर हमला हुआ तो हमलावर कौन है, कैसे पहुंच गया उनके नज़दीक, वो पकड़ा क्यों नहीं गया,
पुलिस के पास अभी तक कोई साफ जवाब इन सवालों के नहीं है। पुलिस भी अलग अलग कैमरों से लिए गए वीडियोस को ढूंढ रही है। हमारे 3 रिपोर्टर दिन रात जागकर इस बड़ी स्टोरी की, बंगाल के चुनाव की अब तक की सबसे बड़ी खबर की तहकीकात कर रहे हैं। बहुत सारे वीडियोस उन्हें मिले हैं, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं बता रही। जो सवाल आपके दिमाग में होंगे उनके जवाब इस रिपोर्ट के जरिए आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। बाएं टखने में चोट लगी है, बाएं पैर की हड्डी में भी इंजरी है, दाहिने कंधे में भी चोट आई है, कलाई में भी चोट है, गर्दन में भी चोट लगी है, सीने और सिर में भी उनके दर्द हो रहा था। कल उनकी हालत ठीक नहीं थी। जांच जारी है, इलाज चल रहा है। 6 डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में है। आज अस्पताल से उन्होंने वीडियो भी जारी किया है, वो सुनिए। আমি সবাইকে বিশেষ করে আমার যারা কর্মী ভাই বোনেরা আছেন এবং সাধারণ মানুষ আছেন, এটা ঠিক যে কালকে খুব জোর আমার লেগেছিল এবং আমার হাত পায়ে চোট আছে, বোন ইনজুরি আছে, লিগামেন্টে আছে, আর কালকে আমার মাথা এবং চেস্টে খুব পেনও হয়েছে। এত বড় একটা চোট লাগার পরে আমার গাড়ি বনেটের উপরে আমি দাঁড়িয়ে নমস্কার করছিলাম, ন্যাচারালি তখন এমন জোরে চাপ আসে যে তাতে আমার পুরো গাড়িটা চেপে যায় আমার পায়ের মধ্যে। এই অবস্থায় আমার কাছে যা ওষুধ টষুধ ছিল সেগুলো খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমরা কলকাতার দিকে রওনা হই এবং তারপর থেকে ডাক্তারদের চিকিৎসাধীন আমি আছি। আমি অনুরোধ করব আমার সকলের কাছে যে সকলে শান্ত থাকুন, সংযত থাকুন, ভালো থাকুন, আর এমন কিছু করবেন না যাতে মানুষের কোনো অসুবিধা হয়। दीदी की इस तस्वीर के बाद आगे की क्या तस्वीर होगी उसके बारे में भी उन्होंने बता दिया है। दीदी फाइटर हैं, फाइट करेंगी, भले ही व्हील चेयर से करना हो। আমি আশা করি 2-3 দিনের মধ্যে আমি আবার নিজের ফিল্ডে ফিরে যেতে পারবো। তবে হয়তো পায়ের প্রবলেম থাকবে, কিন্তু আমি ম্যানেজ করে নেব। আমার মিটিং টিটিং আমি কিছুই নষ্ট করব না, বাট হয়তো আমাকে কিছুদিন হুইল চেয়ারে করতে হবে, সেটা আপনাদের সহযোগিতা চাইব। ये सच है, ममता जख्मी है, लेकिन सच क्या है? ममता पर हमला हुआ है या ये पूरी कहानी सियासी है? टीएमसी का आरोप है कि दीदी का मर्डर हो जाता। क्या मर्डर हो जाता? ममता का ऊपर जो कल हुआ, परसों हुआ, कल हुआ, यस सीरियसली एन अटेम्प्ट टू मर्डर। उसका अगर सर अगर फट जाते थे, वो ब्रेन हेमरेज हो जाता, कुछ भी हो सकते थे। क्या दीदी का मर्डर हो जाता? क्या दीदी के खिलाफ साजिश हुई? क्या सच है, क्या झूठ? हमने इस पूरे एपिसोड की पड़ताल शुरू की। हमें इस घटना के कई वीडियो मिले, हमने इन सब की फ्रेम बाय फ्रेम पड़ताल की, जैसे हमारे रिपोर्टर्स की टीम ने बड़ी ही बारीकी से देखा। फिर हम बारोलिया बाजार उस लोकेशन पर पहुंचे जहां ये सारी घटना घटी। जो वीडियो मिला उसमें क्या देखा, पहले आप उसे समझिए। रानी चौक मंदिर से पूजा करके दीदी का काफिला बारोलिया बाजार पहुंच रहा था। काफिले में कई गाड़ियां थी, दीदी की गाड़ी सबसे आगे चल रही थी। अगल बगल हजारों की तादाद में समर्थक थे। दीदी की गाड़ी यहां रुकती है, कई समर्थक गेट पर आते हैं, दीदी की फोटो खींचते हैं। इस दौरान सिक्योरिटी उनके साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है। दीदी खुद गेट खुलवाती हैं, दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं और समर्थकों को वेव करती हैं। इसके बाद थोड़ा सा और क्लोज एंगल देखिए, दरवाजा खुला हुआ है, दीदी पहले गेट पर खड़ी हैं, पीछे वाले गेट पर सिक्योरिटी। दरजा खुलছে, दरजा खुला गाड़ी आगे जाटे আর সেটা যেটা আছে না, হ্যাঁ সেটা দরজা লাগিয়ে রাখ পাইলে। ऐसा लग रहा है कि दीदी को चोट दरवाजे से ही लगी है, लेकिन दरवाजे से कैसे लगी उसी पर सवाल है। क्या कुछ लोगों ने धक्का दिया या फिर कुछ और हुआ, उसे भी फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। দরজাটা পায়ে লাগছে, দরজাটাই পায়ে লাগছে, পায়ে ফুটছে এবং মাথায় এসে দরজা লাগে। সেটা খাম্বাটা আছে না, খাম্বায় দরজা গাড়ি চলছে, এই তো এক পা নামকি রাখছে, গাড়ি চলছে। इसी वीडियो के आधार पर हम बारोलिया बाजार पहुंच गए, जहां हमारे संवाददाता पवन नारा ने उस पूरे एपिसोड को समझा और क्या हुआ था हमें बताया।
ममता बनर्जी के साथ जहां कल दुर्घटना हुई, जहां ममता बनर्जी को चोट लगी, हम वहां मौजूद हैं और वहां से एक वीडियो मिला है जो बता रहा है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स क्या था। सामने जो छत देख रहे हैं, इस छत से वीडियो बनाया गया है और इस वीडियो में दिखाई दे रहा है कि ममता बनर्जी का काफिला यहां से आ रहा है। यहां लगभग 1000 के आसपास लोग मौजूद हैं सड़क के दोनों तरफ। उस वीडियो में ये वर्ल्ड्स वंडर टाइप की एडवर्टाइजमेंट और ये सब दुकानें दिखाई दे रही हैं और ममता बनर्जी अपनी गाड़ी में सवार होकर आ रही हैं। जैसे ही उन्हें भीड़ दिखाई देती है, ममता बनर्जी यहां अपनी गाड़ी में खड़ी होती हैं इस तरीके से और ऐसे हाथ जोड़ते हुए वो आगे बढ़ने लगती हैं। जैसे वो आगे बढ़ रही हैं, दोनों तरफ यहां भीड़ खड़ी है, वो अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। लेकिन जैसे ही वो यहां पहुंचते हैं, उस वीडियो में उनकी गाड़ी हिलती हुई नजर आती है और इस तरीके से उनका दरवाजा यहां लगता है। इस तरह का दावा यहां स्थानीय लोगों ने किया है और यहां से जब उनकी गाड़ी यहां है, उनको उस वक्त तक चोट लग चुकी थी। ये 2 पिलर यहां सड़क के बीचों बीच हैं। यहां भीड़ थी, शायद ड्राइवर को ये भीड़ में ये पिलर नहीं दिखाई दिए। सामने ही ये दुकान है जहां से शुरुआत में बर्फ ली गई और कहा गया कि बर्फ ममता दीदी के पांव पर लगाई गई। जब ये घटना हुई तो ममता दीदी का बायां पांव खिड़की और गाड़ी की खिड़की और उसके बीच आ गया। ग्राउंड जीरो पर जो तस्वीर हमें दिखी वो उन सभी आरोपों से एकदम अलग थी जो ममता कह रही हैं और टीएमसी कह रही है। इन सभी आरोपों को चश्मदीद ने खारिज किया। फिलहाल पुलिस ने आईपीसी की 2 धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है, जिसमें धारा 341 गलत तरीके से घेर लेना, धारा 323 के तहत हमला करने के आरोप में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। टीएमसी अटेम्प्ट टू मर्डर का आरोप लगा रही है, लेकिन 307 का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। एक दूसरा वर्जन सामने आया है, उसकी भी हमने पड़ताल की। आशंका जताई गई कि भीड़ बहुत ज्यादा थी और गाड़ी ऐसे ही थी। दीदी दरवाजे पर खड़े होकर वेव कर रही थी, दरवाजा खोला हुआ था। भीड़ की वजह से गेट दब गया होगा और चोट लग गई होगी, लेकिन इसके भी साक्ष्य वीडियो में नहीं मिले और ना ही किसी चश्मदीद ने हमें यह बताया। अब सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो ममता की सिक्योरिटी कहां थी, दरवाजे के पीछे खड़ा सिक्योरिटी गार्ड कहां था और मुख्यमंत्री की फ्लीट के साथ चलने वाला पूरा हल्का कहां था। हमें पता चला कि जब ममता को चोट लगी तो इसी मिठाई की दुकान से सिकाई के लिए बर्फ ली गई। दुकान के अंदर मिठाई की दुकान है, यहाँ रेफ्रिजरेटर भी है। भैया आप कौन था आप में से उस वक्त? आप थे यहाँ पे? अहमदाबाद रोड से आने के बाद यहाँ पे ठहरे थे। हाँ। उसके बाद पब्लिक की गैदरिंग से गैदरिंग हुई थी उनको देखने के लिए। फिर से अच्छा, तो ये आपके पास बर्फ लेने आए थे? कौन आया था? सिक्योरिटी स्टाफ आया था? आप भी साथ गए थे? सिक्योरिटी स्टाफ ऐसा दुकान के ले गए। अच्छा, दुकान में आके सिक्योरिटी स्टाफ लेके गया। अच्छा, बहुत से लोग ये दावा कर रहे हैं कि क्या आप बीजेपी से जुड़े हुए हैं? नहीं। अच्छा, प्लीज हाँ कमेंट दिस। हाँ, व्हाट इज दिस? प्लीज जूम इट एंड ये इनकी तस्वीर, इनका बयान जो मीडिया में चला, उसको देखने के बाद इनकी तस्वीर एक इंटरनेट पर वायरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। माय प्रोफाइल, जो प्रोफाइल दिखाया जा रहा है उस दावे के साथ, ये इनका प्रोफाइल है, उसमें कहीं भी बीजेपी का कोई जिक्र नहीं है। एनी इंक्लूडेड एनी पार्टीज और एनी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संगठन के साथ नहीं जुड़े, किसी पार्टी के साथ जुड़े। आई एम ए स्टूडेंट। ये स्टूडेंट है। माय दुख हुआ आपको कि आपको बीजेपी का कार्यकर्ता बताया जा रहा है? ये दिस इज वेरी सैड। वेरी सैड। वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं और उन्हें इस बात का दुख है कि लोग इन्हें बीजेपी का कार्यकर्ता बता रहे हैं। बस हो रहा है घटना के वक्त इनका सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कहें कि वो इस घटना के गवाह हैं, इसीलिए इनको निशाना भी बनाया जा रहा है। यहां पता चला कि बर्फ लेने के लिए दीदी का सिक्योरिटी गार्ड आया था, जो उन आरोप पर सवाल खड़े कर रहा है जिसमें यह कहा गया कि दीदी के साथ एक भी पुलिस नहीं थी, एक भी सिक्योरिटी वाला मौजूद नहीं था। मैं कलकत्ता में ऊपर कर रहा था। हाँ। कोई पुलिस नहीं था, एक भी पुलिस नहीं था। हाँ। हमारा पुलिस दीदी पाए चोट। अब जरा ये भी समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का सुरक्षा घेरा कैसा होता है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की Z+ सुरक्षा में कुल 18 गाड़ियां रहती हैं। 4 पायलट कार सबसे आगे रहती है, एडवांस सिक्योरिटी कार जिसमें DSP स्तर के अधिकारी होते हैं, फिर एडवांस पायलट कार होती है, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं, फिर पायलट कार, इसमें भी जिला पुलिस के सब इंस्पेक्टर होते हैं, फिर डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की गाड़ी रहती है, फिर VIP कार, फिर स्क्वाड 1 और 2, फिर जैमर, फिर स्पेयर VIP कार। ताकि मुख्यमंत्री की गाड़ी खराब हो जाए तो इस कार का इस्तेमाल करें। पीछे प्रधान सुरक्षा कर्मी की गाड़ी रहती है, फिर 3 स्क्वाड कार, फिर इंटरसेप्शन की 2 गाड़ियां, फिर महिला पुलिस, फिर एम्बुलेंस होती है, फिर 3 और सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां, टेल कार, लास्ट में स्पेयर इंटरसेप्शन कार। इसके इतर चुनाव के ऐलान के बाद हर कैंडिडेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी के लिए इलेक्शन कमीशन ने भी नियम बनाए हैं, जिसमें चुनाव प्रचार या कैंडिडेट के दौरे के साथ कैमरा भेजा जाता है। अगर वो कैमरा गया था तो इलेक्शन कमीशन की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी जरूर हो जाएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। ममता की चोट से वोट का कैलकुलेशन शुरू हो गया है। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, 8 तारीख में, मार्च 8 तारीख बीजेपी के बंगाल के अध्यक्ष ने एक पोस्ट किया था, ममता बनर्जी को घायल होते दिखाया। ये मार्च 8 तारीख। मार्च 9 तारीख सवेरे इलेक्शन कमीशन ने वेस्ट बंगाल के DGP बदला। क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, मार्च 10 तारीख एक बीजेपी सांसद 5 बजे पोस्ट किया था, आप समझ जाएंगे शाम के 5 बजे के बाद क्या होने वाला है। और कल 6 बजे नंदीग्राम में ममता दी के साथ ये हादसा हुआ। We condemn this kind of behavior. We condemn these incidents. दीदी का ये एपिसोड बंगाल की सियासत का रुख पलट सकता है, इसलिए बीजेपी ने भी कई सीरियस सवाल भी उठाए। कल के घटना में ये देखा गया, मुख्यमंत्री ने खुद ने जो आरोप लगाया कि उनके संग कोई पुलिस नहीं था। पुलिसकर्मी कहाँ गए? उनके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा होता है, वो कहाँ गया? 3 होता है, 3 घेरा होता है, रिंग 1, 2, 3, वो तीनों रिंग कहाँ गया? और 3 रिंग को भेद करके क्या परिंदा भी आ सकता है? मनुष्य का आना तो बहुत बड़ी चीज है, वो कैसे आया? और वो भी एक नहीं, मुख्यमंत्री के बयान के हिसाब से 4-5 लोग ने आके धक्का मारा उनको। ये कैसे हो सकता है? दूसरा है, यदि ये हुआ भी है, ये बात मुख्यमंत्री जहां तक हमें टीवी में दिखा कि कलकत्ता जब आई तब बोली, बहुत बढ़िया, रातों रात तो था, पुलिस जाके उनको पकड़ा क्यों नहीं? आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता के बेटे को कार पर स्टंट करना कैसे महंगा पड़ा, इसकी तस्वीरें, इसका वीडियो दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।